हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जैसा कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि प्रश्न जो है एससीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक से इस सीरीज को चला रखा है और इसी क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से 3 सेट कवर करा दिया था, सेट नंबर 1, 2 और 3। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये प्रश्न जो है डायरेक्टली एससीईआरटी से उठाया गया यह प्रश्न है। प्रश्न को तसल्ली से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। देखिए, प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर कथन 1 है और कथन 2 है। तसल्ली से इत्मीनान से पढ़िए। खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, ये चुन करके आपको आंसर बताना है। देखिए, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। बिल्कुल ये सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैम और स्क्वैश, ठीक है, जैम और स्क्वैश में इनका जो है इन रसायनों का उपयोग किया जाता है ताकि जैम और स्क्वैश को संदूषित होने से बचाया जा सके। क्लियर। देखिए, दूसरा कथन है कि नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का उपयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। बिल्कुल ये भी कथन जो सही दिया गया है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ये सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सहायक होते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से हम लोगों ने 3 सेट कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ पादप रोग दिया गया है और दूसरी तरफ रोग कारक सूक्ष्मजीव दिए गए हैं। चलिए, और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, यहाँ सुमेलित बना लीजिएगा, ये मैंने बोल के टाइप किया है इसीलिए सम्मिलित हो गया है। कौन सा सही सुमेलित है यह आपको चुन करके बताने हैं। देखिए, गेहूं की जो रस्ट रोग है, इसका जो कारक सूक्ष्मजीव पूछा गया ये कौन है, तो रस्ट रोग ये कवक है, ठीक है। नींबू का जो कैंकर है यह जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण। और भिंडी की जो पीत रोग है यह वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं बिल्कुल जो है सही दिए गए हैं, सही सुमेलित हैं। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं की रस्ट कवक, नींबू कैंकर जीवाणु और भिंडी की पित्त विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं ये प्रश्न जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, और वो भी धातु पूछा गया है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा मरकरी, यानी कि पारा। इसका सिंबल कैसा होता है, तो Hg होता है, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है, मरकरी और पारा दोनों नाम इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अच्छा, कौन सी अगर अधातु पूछ देता, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो इस अधातु का नाम जो है ये ब्रोमीन है। क्या है फ्रेंड्स, ब्रोमीन है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हिंदी में इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, ठीक है, हरित लवक कहते हैं। और कोशिका भित्ति भी जो है केवल पादप कोशिका, यानी कि जो पादप कोशिका हैं हरे पेड़ पौधे
उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो ए और बी दोनों होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम चेंज कर देते हैं कुछ और, यहाँ पर अगर हम नाम दे देंगे तो ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। जनरली आपको एग्जाम में है कोशिका भित्ति ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो है ये भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ए भी सही हो जाएगा इसका आंसर और बी भी सही हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये स्लाइडन और स्वान ने किया था, यानी कि मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने किया था। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए छठा प्रश्न है कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्षु बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023। यह कंप्लीट स्टडी गाइड है और यह पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित है और पूरा सिलेबस इस स्टडी गाइड में कवर किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय सूची। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिहार एक अवलोकन, यानी कि बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। समसामयिकी, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में भाषा है जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। भाग 2 में देखिएगा हिंदी है, हिंदी का भी सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है टॉपिक वाइज। यह बुक आपके लिए सफिशिएंट होगा और यह आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पर देखिए सारा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो सिलेबस में है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विज्ञान में देखिएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। देखिए जो गाइड मैंने आपको अभी बताया है, इस गाइड के साथ साथ आप चक्षु का अंग्रेजी और हिंदी का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ध्यान रखेंगे किसने किया था? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, आनंद मोहन बोस का भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के तीसरे सत्याग्रही कौन थी या कौन थे? बताइए। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से जो है इसको स्टार्ट किया था। कहाँ से? पवनार से। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ मैं क्रम लिख देता हूँ। और तीसरा पूछा गया है जो कि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो ये क्रम से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदत्त।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ा गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2002 में। ध्यान से सुनिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में, यानी कि जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दी गई है। 29 कार्य जो हैं पंचायती राज के, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बन सकता है कि कितने कार्य हैं, तो ये 29 कार्य है। और इस कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत है। 243G। क्लियर, याद रखेंगे। अच्छा देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। अनुसूची पूछ देगा तो 11वीं, अगर आर्टिकल पूछ रहा है तो 243G। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। अच्छा सहारा कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पे है, आप ज़रा नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर सबसे पहले जानिए किस जिला में है। अगर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करिए। डालमिया नगर जो है फ्रेंड्स यह रोहतास में है। ठीक है, और यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर, याद रखिएगा। और देखिए भागलपुर जो है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग बताइए आंसर जानते हैं तो देखिए राइट आंसर इसका वैशेषिक हो जाएगा। अच्छा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो हैं ये कनाद हैं या फिर उलुक हैं। ये दोनों नाम आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, कनाद या उलुक एक ही नाम है। उसके बाद देखिए सांख्य दर्शन के अगर प्रतिपादक पूछा जाएगा तो ये कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो न्याय के प्रतिपादक गौतम हैं। योग के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के, तो ये पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि हैं, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए पूर्व मीमांसा का पूछेगा, पूर्व मीमांसा तो जैमिनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए उत्तर मीमांसा तो ये बादरायण हैं। ठीक है, सब याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह मेगास्थनीज दरअसल था कौन, तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका ध्यान रखेंगे। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को टोटल 7 श्रेणियों में बांटा है। यहाँ पर देखिएगा 7 श्रेणियों में बांटा है, जो कि ऑप्शन में आपको 7 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको 7 बना लीजिए। ठीक है, 7 श्रेणियों में बांटा है। ऑप्शन नंबर डी पर राइट टिक लगाइए। 7 श्रेणी कौन कौन से हैं, तो दार्शनिक, उंगली पर काउंट करिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, याद रहेगा। एक बार और मैं रिपीट करूं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि तबकात नासिरी के लेखक कौन है। तबकात नासिरी को लिखा है
मिनहाज उस सिराज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बीपीएससी इस प्रश्न को फ्रीक्वेंटली पूछता है। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स यह फिजी में किया गया है और इसमें भारत की तरफ से जो है इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अच्छा, फिजी की राजधानी हो सकता है पूछ लिया जाए, फिजी की राजधानी कहाँ पर है? सुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? सबसे पहले आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक है, जेनेवा शहर में है, याद रखेंगे। और इसमें शामिल होने वाला 187वां देश जो है ये टोंगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे कि स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज यहाँ अंग्रेजी में देखिए लिखा गया है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर सुधार करेंगे, स्टैचू ऑफ नॉलेज अंग्रेजी में सही लिखा गया है। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह 70 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित यह प्रतिमा है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। अच्छा, स्टैचू ऑफ बिलीफ पूछा जाएगा कि कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह राजस्थान में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसको समर्पित है? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है। चलिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों को अंतर करना है आपको, मिक्स नहीं करना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था, सत्येंद्र सन्याल ने किया था। ठीक है, और ये जो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो लिखा है W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। W हंटर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 165 जो है इसके तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 7 जून के दिन क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7 जून के दिन जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। ठीक है, 1 जून के दिन। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है क्या कहलाती है? तो देखिए, वाहक नलिका ये है आपका बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, यानी कि वाहक नलिका में यह स्रावित करती है। और क्या? तो फ्रेंड्स यह एंजाइम का स्राव करती है। बहिस्रावी नलिका युक्त होती है, इनसे एंजाइम का स्राव होता है। बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल हैं दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्मस ग्रंथि। ठीक है, याद रखेंगे। और जो अंतःस्रावी होती है यह नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका की आवश्यकता नहीं होती, ये नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्रंथि, एक तो मैंने यही एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अच्छा एक है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ये कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये अग्नाशय है, जो कि बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो ये प्रश्न बनता है
ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनसे हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो है ये एंजाइम स्रावित करती हैं, एंजाइम का स्राव करती है। सब आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। आपात ग्रंथि कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि को। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम लोग उड़ो और लड़ो हार्मोन कहते हैं। उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो इसके पहले तो है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, वो आप इजीली इनको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2 और O। इसमें नाइट्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यूरिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए CHNO, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह एंजाइम जाइमेज है। यह एंजाइम जाइमेज है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फर्मेंटेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में पाया जाता है। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, यह कहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करें कथकली तो ये कहाँ का नृत्य है? केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। तो कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना है सबसे पहले। अब बताइए कि कौन सी प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था। तो फ्रेंड्स यह जो है यह भारतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है सादिर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियों में थकान किस कारण होती है। पेशियों में थकान जो है यह लैक्टिक एसिड के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है यह स्थित कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। चलो उसके बाद देखिएगा कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है कैलोरीमीटर को। किसका उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमीटर पूछा जाता है, इससे वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। वायुयान की ऊंचाई याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था। अच्छा, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और उसमें उड़ीसा सम्मिलित था बिहार में 1912 में। ठीक है, और बिहार उड़ीसा से अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। तो यहाँ पर देखिए 1936 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि बायोगैस है किसका मिश्रण है बायोगैस। ध्यान से चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए बायोगैस जो है यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का यह मिश्रण है। चलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है यह किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। नोवाक जोकोविच का संबंध लॉन टेनिस से है। ध्यान रखेंगे ये कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? तो ये सर्बिया के हैं। किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मलेरिया विनाशक कुनैन किसकी वृक्ष से मिलता है। मलेरिया विनाशक कुनैन जो है यह सिनकोना के छाल से जो है प्राप्त किया जाता है। सिनकोना वृक्ष से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। चलिए एक एक करके पढ़िएगा। पहला है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं।
खरपतवार को हटाने से, चाहे हाथ से हटाया जाए मशीन के द्वारा हटाया जाए, इसको निराई कहते हैं, सही है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों और दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। निराई मैंने आपको बता दिया, निराई यहाँ पर है, ठीक है। इसको जो है कटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटाई कहा जाता है। तो ये वाला गलत है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? जो मानचित्र तैयार करता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो मानचित्र बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा ना कि 32 मत दिखाओ, यानी कि दांत मत दिखाओ। तो 32 होता है, 32 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि काटने वाला दांत को कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा रदनक। रदनक जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, रदनक फाड़ने का कार्य करता है, फाड़ने का। यहाँ पर देखिए कृंतक जो है यह आपका काटने का काम करता है। चवर्णक जो है ये चबाने का, और अग्रदंत जो है यह कुचलने का कार्य करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए काटने वाला दांत, तो काटने वाला दांत जो है ये कृंतक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जो है अंडा देता है? स्तनधारी अंडा देता है, स्तनधारी है लेकिन अंडा देता है। तो यह फ्रेंड्स एक्डीना है और प्लेटिपस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चमगादड़ भी स्तनधारी ही है, लेकिन ये अंडा नहीं, डायरेक्ट जो है ये बच्चे को जन्म देता है। तो ए और बी हो जाएगा, एक्डीना और प्लेटिपस जो कि अंडा देते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? मॉरिशस की राजधानी जो है यह कहाँ पर है? तो पोर्ट लुइस है। याद रखेंगे मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट लुइस है। अभी मैंने आपको बताया फिजी की राजधानी कहाँ पर है? फिजी की राजधानी सुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? अच्छा, सोमेश्वर की पहाड़ी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या कहिए वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद देखिए सरैयामन, ठीक है, सरैयामन या सरैयामन पढ़िए, सरैयामन झील, ये सभी जो है पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है भाई? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो अभी बने हैं विनोद चंद्रन, ठीक है। इनसे पहले संजय करोल थे, अब विनोद चंद्रन बन गए हैं। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का विजेता कौन है? पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है। आर्याना सबलेंका जो है ये बेलारूस की हैं, ये कहाँ की है? बेलारूसी की है, और इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ठीक है, सर्बिया के हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अच्छा, पहले इसका नाम था रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, अटल सुरंग इसका नाम हो गया। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य का परियोजना है? कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग जल विद्युत परियोजना। उसके बाद देखिएगा कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है ये त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि छठी अनुसूची का संबंध किन राज्यों से है? छठी अनुसूची का संबंध जो है यह किन राज्यों से है? बताइए आंसर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है इसमें। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? देखिए नागरिकता जो है यह भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग 85 प्रश्न कवर करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको देखने में असुविधा ना हो।
प्रश्न पढ़िए, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। याद रखना आपको, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए।